हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 002 का सब्जेक्ट है, वो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के लिए आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो इस एक अकेली वीडियो के अंदर हम 4 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं या किस यूनिट से रिपीट होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने अपलोड भी कर रखी है और अपलोड होती भी रहेगी। बाकी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसके अंदर जून 2020 का, इसके बाद में फरवरी 2021, मतलब ये फरवरी 2021 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दिसंबर 2020 में कोविड की वजह से पेपर नहीं हुए थे, तो इस वजह से दिसंबर 2022 में हुआ था। और इसके बाद में यहाँ पर दिसंबर 2021 का पेपर है और ये जून 2021 का पेपर। तो पिछले 4 पेपर जो आप सभी के लिए हुए थे उन चारों पेपरों का ये कंपाइल्ड वीडियो है और आप लोगों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। सब्जेक्ट का नेम है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका 2 घंटे का पेपर होता है, परंतु अगर आपकी बैक का पेपर है, छूट गया था या फिर आपने नहीं दिया था या आप पहली बार दे रहे हो, तो फर्स्ट ईयर का पेपर, ये पेपर आपका 3 घंटे का ही होगा। 5 क्वेश्चन करने होंगे हर एक यूनिट से, एटलीस्ट आपको हर एक खंड से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने और मैक्सिमम आप सभी को जो है 3 क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और यहाँ पर कुछ वेरियस इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप उनको देख सकेंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का मुख्य तत्व बताइए। तो यहाँ पर सिंपली जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांतों में आप सभी को मैं बता दूं, 2 सिद्धांत शास्त्रियों को आप जरूर पढ़े। एक तो है ए जी फ्रैंक और एम्यूल वालस्टीन, जिनका विश्व व्यवस्था सिद्धांत भी है। ये दोनों के दोनों आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। और जब आप, मैंने वीडियो इन दोनों की ऑलरेडी बना भी रखी है, डायरेक्टली आप देख सकते हो, काफी पुरानी वीडियो है बट आप लोगों के लिए सफिशियंट है। और मार्क्सवादी सिद्धांत में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमीर देशों ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है जिसकी वजह से गरीब देश जो है वो अपना विकास नहीं कर पाते, गरीब देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा अराजकपूर्ण है और केवल संस्थाओं के जरिए हम देशों का विकास नहीं कर सकते। जो गरीब है वो गरीब ही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी संस्थाएं भी बनाई गई है उन सभी संस्थाओं पर केवल विकसित देशों का ही वर्चस्व है। विकसित देश जैसा मर्जी चाहे नियम कायदे कानून उन संस्थाओं के थ्रू बनवा लेते हैं और गरीब देश विकास की वजह से वो केवल उनके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित ही रहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर इस पेपर का। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये भी आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर जो है आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण रोल होता है। आर्थिक संबंधों का क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, आपको इसका वर्णन करना है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बताते हैं। देखो, कोई भी देश अगर अमीर है तो हर गरीब देश क्या करता है, उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। कोई देश विकसित है, कोई भी देश कैसा है, विकसित है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उससे जो है डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो उनसे अपने संबंध बनाने की कोशिश करती है। कोई देश ऐसा है जिसके अंदर आर्थिक रूप से कोई देश ऐसा है जिसके अंदर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तकनीकें हैं, तो वो सभी देश जिनके देशों में संसाधन पाए जाते हैं वो तकनीकी वाले देशों से अपने रिलेशन अच्छे करते हैं ताकि उनको भी फायदा मिल सके और हमें भी विकास हो सके, हमारे संसाधनों का ठीक यूज हो सके। तो ये आप सब देखते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विश्व राजनीति में शीत युद्ध के पश्चात, ये ध्यान से सुनना है, शीत युद्ध के पश्चात चुनौतियों का आलोचनात्मक कौन कौन सी चुनौतियां हुई है। तो शीत युद्ध के बाद में सबसे पहली चुनौती हुई है एक ध्रुवीय की। एक ध्रुवीय चुनौती हो गई। एक ध्रुवीय चुनौती का मतलब है पूरे वर्ल्ड में यूएसए का जो है कब्जा हो गया है। और जैसे कि हमने इराक में देखा,
अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में क्या हुआ था कि भाई अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया, प्रथम डेजर्ट स्टॉर्म, और उसके अंदर इराक को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि इराक उसे कच्चा तेल नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे देशों को अमेरिका की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को एक याद रखना है। दूसरी चीज, आतंकवाद एक बड़ा समस्या बन गया है। आतंकवाद पर्यावरण से जुड़ा हुआ समस्या है, पर्यावरण। तो इसके अंदर हमें विभिन्न चुनौतियां या समस्या कह दे, इन सभी के बारे में वर्णन करना है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है देशों का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। परमाणु युद्ध की समस्या एक आ रही है, एक हमारे सामने परमाणु युद्ध का जो खतरा है, परमाणु परमाणु वॉर जो है, युद्ध, इसकी समस्या बढ़ रही है। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विकसित देशों में असमानता की समस्याओं को, ना विकासशील देशों में, सॉरी, विकासशील देशों में आईएमएफ और डब्ल्यूबी की क्या भूमिका है? दोनों की भूमिका बड़ी खतरनाक भूमिका है। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ये दोनों के दोनों विश्व के 3 बड़े आर्थिक संगठन है। वैसे तो डब्ल्यूटीओ भी है, लेकिन उनमें डब्ल्यूटीओ की यहाँ बात नहीं हुई, तो 2 ये बड़े आर्थिक संगठन हो गए। ये दो सभी देशों को विश्व में क्या करते हैं, ऋण देने का कार्य करते हैं। तो देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के काम करते हैं। देशों के अंदर कोई समस्या, गरीबी या फिर आर्थिक पिछड़ापन, संसाधनों तक पहुंच नहीं है, तो उन देशों को उन संसाधनों से या उन प्रॉब्लम से निकलने में ये उन देशों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में विवाद होता है, तो उन विवादों को सुलझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को किस तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से द्वार खोलने चाहिए, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था। आप ये 2 क्वेश्चन सिंपली इस वाली यूनिट से आप कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व साधन। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, अटपटा सा लिखा आता है हिंदी में, तो आपको इंग्लिश भाषा का जरूर प्रयोग करना है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इंग्लिश में आपको, है ना। तो द्वंद्वात्मक लिखा होना चाहिए था कि उदारवादी दृष्टिकोण को आपको एक्सप्लेन करना है। उदारवादी दृष्टिकोण, द्वंद्वात्मक नहीं, अंतरराष्ट्रीय के स्तर पर यहाँ पर आए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसको एक्सप्लेन करना है। उदारवाद के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है पूरी डीप से। अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने में उदारवाद क्या है, तो आपको बताया कि भाई ये कहते हैं कि सरकारों का कम से कम न्यूनतम, कम से कम जो है वो हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकारों का न्यूनतम या कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे देशों का विकास कंटिन्यूसली बना रहे, देश लगातार अपना जो भी विकास है वो विकास करता रहे। इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था में भारत पर निबंध लिखना है। तो नई विश्व व्यवस्था में कहा जाता है कि भारत भी एक क्या बन सकता है, संभावित महाशक्ति, संभावित महाशक्ति। तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी बनता है आपके पेपर में, भारत एक किस प्रकार से संभावित महाशक्ति है, संभावित महाशक्ति है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो नई विश्व व्यवस्था में भारत के पास में अगर आप देखोगे तो परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार के अलावा अगर भारत को आप कंपेयर करोगे तो भारत का जो इसरो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत इकोनॉमी के रूप से बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है, भारत में बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और जनसंख्या बड़ा बड़ा देश होने की वजह से विश्व के ज्यादातर जो है देश है वो हमसे क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। और ज्यादातर ट्रेड करने की वजह से हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से व्यापारिक रूप से होती जा रही है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा सैनिक रूप से हम मजबूत हैं, यूएनओ के अंदर हम कई बारी अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पेपर में आ रहा है निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है टिप्पणी वाला, तो वो क्वेश्चन आप सभी को जरूर करना होता है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो है उसमें सही मार्क्स मिल जाते हैं। कम लिखते हो तब भी आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एनपीटी बतानी है। पहली बात तो एनपीटी है क्या, एनपीटी को बोलते हैं परमाणु, परमाणु प्रसार, प्रसार संधि। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से 1967 में इस संधि को प्रारूप तैयार किया गया और 1968 पे लागू किया गया। भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत का कहना है कि ये एक क्या है, अपमान वाली संधि है, और ये संधि बिल्कुल देशों को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है हमने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर। क्योंकि विकसित देश अपने परमाणु हथियार खत्म करते नहीं और वो कहते हैं कि हम नए देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।
इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, भाई आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। आतंकवाद के बाद 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरे विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। आतंकवाद के विरुद्ध जो है ज्यादातर देश क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ऐसे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उसे इंटरनेशनली काउंटर किया जाता है। और आतंकवाद जो है एक विश्व का खतरा बन चुका है, जो पूरे मानवता के लिए क्या है, समस्या बन चुकी है। ये क्वेश्चन आप सभी को इसमें एक्सप्लेन करना था कि हाउ कैन वी करप्ट द टेररिज्म, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकों की स्थिति की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विज्ञान और तकनीकों की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले आपको अगर किसी देश की व्यवस्था के बारे में जानना होता था तो आप पहले उस देश में जाते थे, तो लेकिन आज तकनीकों के माध्यम से विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, इसके जरिए आप अपने देश में रहकर भी उन देशों की मॉनिटरिंग कर सकते हो। उन देशों के क्या डिमांड है ज़्यादा, उसके बारे में आप देख सकते हो। ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप करके उन देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, उन देशों की मदद कर सकते हो, उन देशों से पैसा कमा सकते हो। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की बदलती हुई शक्ति की प्रतिरूप का चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर अमेरिका जो है वो एक बदलती हुई उसकी महाशक्ति है। ये अमेरिका कैसे एक महाशक्ति है, इसके प्रतिरूप को आपको एक्सप्लेन करना है। अमेरिका 1990 के टाइम पे एकमात्र विश्व का ताकतवर देश बचा, लेकिन हम देखते हैं आगे चलकर 2000 के बाद, सन 2000 के बाद से, इस टाइम के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, जैसे ईयू, आसियान, चाइना, चीन, कोरिया, जापान, ये सब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। इसके अलावा ब्रिक्स, ये नहीं है, ब्रिक्स है, ये सारे के सारे कंट्रीज है। तो ये यहाँ पर हम इन सभी को देखते हैं, ये सत्ता के नए केंद्र है। तो अमेरिका की शक्ति जो है, अमेरिका की जो स्थिति है वो क्या हो रही है, वो लगातार बदल रही है। BRI, स्थिति बदल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारराष्ट्रीय ना धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन कौन कौन से, ऐसे आंदोलन जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा ना, किसी देश की पर्टिकुलर धर्म को जब टॉलरेंस का शिकार होती है, वो उसको दबाया जाता है, उसकी मांगों को अनदेखा किया जाता है, तो वो धार्मिक आंदोलन कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पेपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इस वाले पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आपसे भी से पूछे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में एक तो उदारवाद और नव उदारवाद की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उदारवाद और नव उदारवाद की हम बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक तो नव उदारवादी लोग वो होते हैं जो, देखो उदारवादी वो लोग होते हैं इनका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि सरकार भी दूसरों के मामलों में इतना हस्तक्षेप ना करे, सरकार भी दूसरों के मामले में पूरी तरीके से इतना भी हस्तक्षेप ना करे। सरकार का काम समाज में कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और साथ ही साथ जनता के बीच में संविधान को लागू करवाना, ये सब कार्य है। जनता की एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे, देश की तरक्की के लिए काम करे, देश की सुरक्षा की काम करे, इन सब की चीज़ों के काम करे। लेकिन उदारवादी का कहना है कि सरकार को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। तो भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना विकास तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना विकास नहीं कर पाते, वो डाउनफॉल ही रह जाते हैं। तो ऐसे वर्ग के विकास के लिए हमें कई बारी नई उदारवादी व्यवस्था अपनानी पड़ती है। और नई उदारवादी व्यवस्था के अंदर ये है कि सरकार, जब देश के अंदर ऐसे आतंकवाद का माहौल हो जाए, देश के अंदर विद्रोह चल जाए, तो ऐसे समय में सरकार को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। और बहुत सारे रीजन हमने आप लोगों को नव उदारवादी वाली वीडियो में बताई भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कैसे भिन्न है। ये क्वेश्चन आप लोगों से लोगों के ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहली बात तो उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद एक ऐसा व्यक्ति होता है, या उपनिवेशवाद उसके लिए कहा जाता है जो अपने देश को छोड़कर कई नई जगह जाता है और वहाँ कॉलोनीज बचा लेता है, और धीरे धीरे वहाँ पर क्या करता है, अपने आप को पूरा उस माहौल के अनुसार ढालने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन इम्पीरियलिज्म क्या होता है, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना। कई बारी अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में आते तो हमारे यहाँ पर ही बस गए, ये रहने लगे, तो ये उपनिवेशवाद था। लेकिन अपनी देश की सीमा को, जैसे मेरी देश की सीमा इतनी थी, लेकिन मैंने अपने पड़ोसी देश, ये जो मेरा पड़ोसी देश था, इसको भी मैंने क्या कर लिया, कब्जा लिया। इसको भी मैंने क्या कर लिया, कब्जा लिया। और मेरी देश की जो सीमा है वो कितनी बन गई, मेरी देश की सीमा कुछ इस तरीके से बन गई। पहले इतनी सीमा थी, अब मैंने अपने देश की सीमा कुछ इस तरीके से बढ़ा दी। ये मेरी नई बाउंड्री बन गई। तो नई बाउंड्री बनने की वजह से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले हमारे पास कितना पोर्शन आता था, अब कितना पोर्शन आता है।
तो ये साम्राज्यवाद है और ये मार्क्सवादी विचारधारा से रिलेटेड है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, सतत विकास किसके दौर में? भूमंडलीकरण के दौर में, यानी वैश्वीकरण के दौर में सतत विकास और पर्यावरण पर जो भी समालोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है कि सतत विकास जो है वो पर्यावरण के लिए एक समस्या है। यानी आज के समय में हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, हम संसाधनों का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो भविष्य में खत्म होने की कगार पे है और पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रही है। तो किस तरीके से भूमंडलीकरण के दौर में ऐसा हो रहा है, आज देश की जो कंपनियां हैं अपने देशों में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर व्यापार कर रही है, उन देशों के संसाधनों को खत्म कर रही है, उन देशों पर पूरा अपना कंट्रोल लेते जा रही है और वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि शीत युद्ध के उपरांत क्षेत्रीय समूह और संगठन को, इसके बारे में बताना है। क्षेत्रीय समूह और संगठन क्या है? जैसे आसियान है क्षेत्रीय समूह है, इसके बाद ईयू है, ये एक क्षेत्रीय समूह है। ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ, आप कुछ भी इसके अंदर कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि शीत युद्ध के उपरांत क्षेत्रीय आर्थिक समूह को आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। ये कैसे, जैसे नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये नॉर्थ अमेरिका के देशों ने केवल बना रखा है। तो ये क्षेत्रीय समूह है और किस तरीके से ये आर्थिक समूह के भी ये शीत युद्ध के बाद में किस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में उभरा है, इसके बारे में आप सभी को बताना है कि ये उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, ये उस देश की आर्थिक व्यवस्था, ये उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, सब पर इनका कंट्रोल हो चुका है। और साथ साथ में विश्व स्तर पर जो ताकतवर देश है अमेरिका जैसे, अमेरिका के वर्चस्व से बचाने में आसियान के देशों ने, आसियान के आस यानी इंडोनेशिया हो गया या इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, है ना, म्यांमार, इन सब देशों को अमेरिका के प्रभाव से बचाने में कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज्यादा भूमिका है। नई विश्व व्यवस्था जो है इसकी क्या मुख्य विशेषता है? देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था फिर आ रहा है और ये आगे भी आएगा। तो कुछ यूनिट्स और कुछ जगह तो ऐसी है जैसे शीत युद्ध के काल से क्वेश्चन बनता ही है, तो शीत युद्ध से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप सारी की सारी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को, आपके मन में अगर कोई डाउट भी है तो डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर में पेपर बिल्कुल ईजी आएगा, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से टैकल भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत यही है कि आज एक तो यूएनओ देशों के बीच में संतुलन बनाने का, संतुलन स्थापित करने का कार्य कर रही है, संतुलन स्थापित करने का कार्य कर रही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान, एक तो यूएनओ की भूमिका लिखनी है, इसके अलावा जो सहयोग है, सहयोग है, शक्ति संतुलन है, शक्ति संतुलन है, पावर ऑफ बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, और इसके अलावा सहयोग, शक्ति संतुलन, है ना, विकासवादी राजनीति, विकासवादी राजनीति, इसके बारे में भी आपको करना है। तो ये है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ज्ञान और तकनीकों की भूमिका, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ज्ञान और तकनीकों की भूमिका। देखो पेपर आप लोग यहाँ देखिए, ये पेपर जून 2020 का, और ये पेपर देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे लिखेंगे फरवरी 2021, पेपर में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए और भी बनाई जा चुकी है और बननी बाकी भी है, बाकी बनती भी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है वैश्विक मामलों में अमेरिका के बदलते हुए जो स्वरूप है, इसको बताना है। अमेरिका का स्वरूप कैसे बदल रहा है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, सेम पेपर है, अभी हमने क्योंकि दूसरे पेपर पे ही है, मैं पूरे 4 पेपर अमेरिका की शक्ति की स्वरूप और इसकी चर्चा करनी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन वहां पर था, सेम क्वेश्चन यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत में निर्जातीय हिंसा। निर्जातीय हिंसा वो होती है जो किसी देश में, निर्जातीय एथिक्स हम उनको कहते हैं जो कम संख्या में होती है, कम संख्या में होती है और वो अपनी परंपरा संस्कृति उसको बचाने के लिए जूझ रहे होते हैं। ऐसे लोग निर्जातीय हिंसा बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश में विकासवादी राजनीति जो है वो निर्जातियों का जो है उनके प्रति टॉलरेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उनके प्रति जो टॉलरेंस बढ़ रहा है इसकी वजह से निर्जातीयकरण हिंसाएं जो ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा ये विकासवादी कारणों से हो रहा है, एक तो इसके कारण बताने, कई बारी जो निर्जातीय हिंसा इस वजह से भी बढ़ रही है
कि वहां पर सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे, विकासवादी राजनीति है और साथ साथ पश्चिमीकरण का महत्व बढ़ता जा रहा है, इस वजह से भी हो रही है। स्वयं निर्धारण और अवधारणा में लागू करने वाली क्या क्या समस्या है। ये स्वयं निर्धारण का मतलब है अपने आप को निश्चित निर्धारण कर लेना। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी बात आप उसकी परिभाषा और संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन। जैसे 1920 में क्या किया गया था, लीग ऑफ नेशन जिसे बोलते हैं राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना की गई थी। ये इसलिए स्थापना किया गया था ताकि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, लेकिन हमने देखा 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण में हम देखते हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने विकासात्मक गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये पुनर्गठन कब हुआ, 1945 में, क्योंकि इसको बनाया गया था वॉर रोकने के लिए, परंतु ये वॉर रोक नहीं पाया और 1945 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसके बारे में आपको यहाँ पर नेक्स्ट आप सभी के लिए पेपर है, पेपर दिसंबर 2021 का है और इसमें कुल टोटल 5 क्वेश्चन, वही पहले वाला आपका पैटर्न है। क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य के बदलते संबंधों की व्याख्या करनी, यानी देशों के आपसी जो संबंध है वो बदलते जा रहे हैं वैश्वीकरण के दौर पे। कई देश ऐसे थे जो एक दूसरे से काफी अपोजिट थे, एक दूसरे से व्यापार नहीं होता था, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कटुतापन था। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो 1962 से, क्योंकि इस समय हमारा चाइना से वॉर हुआ था तो बिल्कुल ज्यादा स्थिति खराब थी और हमने 1990 के लगभग में हमारे संबंध इनसे अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसके बाद से संबंध अच्छे रहे। आज के समय में देखो पूरा मार्केट जो है हमारा चाइना ने कैप्चर। तो वैश्वीकरण के कारण कई बार हम देख रहे हैं कि जो विश्व के आपसी संबंध है, आपसी रिलेशन है, वो बदलते जा रहे हैं। कई देश राजनीतिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल कटिबद्ध थे, एक दूसरे से अच्छे नहीं थे संबंध, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने में नव उदारवादी की भूमिका। यहाँ पर भी आप इस पेपर में भी देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी की भूमिका। तो ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं सतत विकास का परिप्रेक्ष्य आलोचनात्मक। सतत विकास जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन फिर भी सतत विकास के कारण देश के अंदर जो है राजनीतिक हिंसाएं, पर्यावरण संबंधित समस्याएं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इन प्रॉब्लम को हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि सतत विकास के कारण किस तरीके से जो है पर्यावरण को जब आलोचना की बात करते हैं तो इसकी भी बुराई करनी है। इसीलिए जो है इसीलिए जो क्या है पर्यावरण इस तरीके से खराब होता जा रहा है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादी परिप्रेक्ष्य अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो जेएन टिग्नर के विचार आपको एक्सप्लेन करने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है हमने, इसको डायरेक्टली आप वहां से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है अंतरराष्ट्रीय संबंध में सुरक्षा। यहाँ पर सुरक्षा आएगी, सुरक्षा नहीं आएगी। ये बदलते हुए पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहलुओं का आलोचनात्मक यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा की जो रूप है वो बदल रही है, क्योंकि दो देश एक दूसरे से काफी क्लोज थे, वो एक दूसरे से दूर जा चुके हैं और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध के कारण विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सिक्योरिटी थ्रेट हर एक देश को लगा हुआ है, सिक्योरिटी का डर लगा हुआ है कि कोई भी देश कभी भी हम पे आक्रमण कर सकता है। ये आक्रमण ना केवल सिर्फ गोले बारूद से होंगे, बल्कि ये हमारे पर साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। हमारी सुरक्षा का ये भी एक सेंसिटिव मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है स्वयं निर्धारण की अवधारणा और बहुनिर्जातीय समाज के बारे में आपको बताना है। बहुनिर्जातीय समाज ये एथिक्स के बारे में अभी हमने आपको डिफाइन किया है। परमाणु अप्रसार नीति, इसके बारे में हम पार्ट नोट में बात कर चुके हैं। परमाणु अप्रसार नीति एनपीटी के बारे में यही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट होता है। आतंकवाद एक वैश्विक लड़ाई है, इसके बारे में भी हम डिफाइन कर चुके हैं। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, तो ये पेपर आप देख रहे हो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पक्का रिपीट होंगे, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए। चाइना एक जनवादी है, जनवादी गणतंत्र है और चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले चाइना 1949 में माओ के नेतृत्व में यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई और इसके बाद में चाइना ने अपने आप को जिस तरीके से एकांतवास कर लिया। चाइना ने किसी से अपने रिलेशन अच्छे नहीं बिल्ड किए, लेकिन 1979 तक इसकी जनसंख्या भी बढ़ी, संसाधनों का तेजी से यूज तो किया परंतु ज्यादा लाभ नहीं हुआ। 1972 में इसने अपने एकांतवास समाप्त किया और अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित किए। 1978 में उदारीकरण की नीति अपनाई। 1984 के अंदर खेतों का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद में एक सेज नाम की संस्था बना रखी है और ये सेज क्या करती है, ये सेज का सिंपली काम ये है कि ये सेज क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर के जितने भी चाइना के व्यापार के नियम कायदे कानून है वो यहीं से बनाए जाते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है आपका निगमवाद। निगमवाद का मतलब है टीएनसी,
महाराष्ट्र निगम, पीएनसी। मुख्य विशेषता बताना है, ये राज्य की संप्रभुता पर कैसे प्रभाव डालती है। तो इसमें आपको वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम आपको लिखने हैं, और इसमें अगर नेगेटिव जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए अच्छा होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर संगठन है जो है एनजीओज, इनकी क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो महाराष्ट्र निगम वाली भी रिसेंटली वीडियोस भी लोगों के लिए अपलोड हुई, आप वो भी देख सकते हो और पहले वाली भी देख सकते हो। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट वाले पेपर के ऊपर। लास्ट वाला पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और लास्ट वाले पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो हमने पहले पेपर में बात करी थी उसमें पूछा गया है, क्या नारीवादी मानवाधिकार में खास रुचि रखती है। तो बिल्कुल रखती है भाई, मानवाधिकार के बारे में तो नारीवादियां हैं, ताकि नारीवादी ऐसे लोगों को, फेमिनिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य या पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की डिमांड करती है, बात करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भाई भूमंडलीकरण की परिभाषा देनी है, ये भी वीडियो अपलोडेड है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या प्रभाव है। इससे आसान क्वेश्चन इस पूरे बुक के अंदर कोई नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन वैश्वीकरण के कोई भी प्रभाव जो है आप लिख सकते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अवयव को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या क्या प्रभावित करता है। सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, आप किसी से संबंध बनाते हो तो अपना हित देखते हो, ऐसे लोगों से संबंध तो कोई नहीं बनाता जिनसे अपना हित ही ना हो। आप मेरी वीडियो भी इसलिए देख रहे हो क्योंकि इससे आपको फायदा है। दूसरी बात, सुरक्षा हमारा एक मेन कंसर्न होता है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, और साथ साथ विकास, शांति, शांति, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप इसके अंदर बहुत सारी डिफाइन कर सकते हो। आतंकवाद को परिभाषित करना है, तो आतंकवाद क्या है क्या नहीं इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी है आप उन वीडियोज को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, तो ये पूरी तरीके से क्वेश्चन अपलोडेड है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित कीजिए, एनजीओज को। देखो पिछले क्वेश्चन में आया था, ये पिछले पेपर में भी आया था एनजीओज के बारे में, गैर सरकारी संगठन के बारे में, और इस पेपर में भी ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लोगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और इसमें राज्य की जो नारीवादी दृष्टिकोण है, नारीवादी दृष्टिकोण राज्य का दृष्टिकोण हुआ है जिसके अंदर जो महिलाएं हैं, इसमें जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार पुरुषों के समान बनेगी, या सरकार को किस तरीके का दृष्टिकोण रखना चाहिए, इसके बारे में आप सभी को बताना है। और ये क्वेश्चन जो है स्थानीय लोग किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस पीपल ऐसे लोग होते हैं जो मूल निवासी होते हैं, ऐसे लोग जो मूल निवासियों को कहा जाता है, जो मौजूदा स्थान पर सदियों से रह रहे होते हैं, उनके पूर्वज पुरखे वो उसी स्थान पे रहते हैं जिस स्थान पे वो निवास कर रहे होते हैं, इनकी संस्कृति इनके अंदर देखने को मिलती है। इस वाले क्वेश्चन में आपको स्थानीय लोग, जैसे अभी आपने निर्जातियों का क्वेश्चन पढ़ा है, सेम निर्जातियां कई बारी आपके पेपर में संजातियां भी लिखी हुई आएगी, जनजातियां भी लिखी आएगी, और कई बारी आपको आपसे इंडिजीनियस यानी मूल निवासी भी आपसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला, हस्तक्षेप क्यों होता है, इंटरफेरेंस क्यों होता है, तो आपको पता है अपने पावर को दर्शाने के लिए कई बार हस्तक्षेप हम करते हैं, और युद्ध के उपरांत हस्तक्षेप के उदाहरण दीजिए, तो आप वर्साई की संधि का एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। आप इसके अंदर वर्साई की जो संधि है, आप वर्साई की संधि को एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के पेपर में रिपीट होने की संभावना तो कम है, बट वर्साई की संधि ये आपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रखा है, आप उसको भी डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है मानव सुरक्षा क्या है, तो सिक्योरिटी क्या है, और सुरक्षा के बदलते हुए जो प्रमुख आयाम है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में भी, तो इनके अंदर भी आप देखेंगे मैंने बताया सुरक्षा के आयाम बदलते जा रहे हैं। सुरक्षा के आयाम बदलने के कई कारण है, विकास है ना, लीगल इंटरेस्ट है, बहुत सारे रीजंस बताए मैंने आप लोगों को। और विश्व में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, उपलब्धि है, ये कहाँ तक ये विफल रहा है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये विफल क्यों रहा है और क्या इसकी उपलब्धि है, तो उपलब्धि ये है कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं हमें देखने को मिला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं मिला है। तो ये वॉर को रोकने में सफल रहा है, विश्व को इंटीग्रेट करने में सफल रहा है, देशों को एक अपने विवादों को निपटारा करने के लिए मंच प्रदान करने में सफल रहा है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको आप इसके अंदर लिख सकते हो उपलब्धि में। विफलता में ये रखोगे भाई इसके सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ती,
दूसरी बात, ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कभी रियलिटी में कम कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो इसके स्थायी देश हैं सुरक्षा परिषद के, वो अपने वीटोज को यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। विकसित देश जो है गरीब देशों को कभी भी सम्मान नहीं देते, वो उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। आप इन पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो कमी और जो अच्छाई है उनको आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी अगले पेपर की वीडियो जो होगी आप सभी के लिए जल्दी आएगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होगी वो भी आप लोगों के लिए जल्दी आएगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय